Okay, all right. Okay, hello everyone. Welcome back to the channel. Now, in this video, we are going to understand chapter 3rd Contemporary in South Asia. यह वीडियो आपके लिए वन शॉट रिवीजन वीडियो रहने वाला है. इस वीडियो में हम शॉर्ट में चैप्टर 3rd को क्लियर करेंगे. क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का चैप्टर 3rd है, दैट इज कॉन्टेम्पररी इन साउथ एशिया. राइट. सो इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. किस बेस्ड है चैप्टर, क्या कहना चाह रहा है, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं. सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे. साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज सच एज बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स. सो अगर व्हाट इज साउथ एशिया करके क्वेश्चन आए तो आपने एज इट इज आंसर लिखना है कि साउथ एशिया में यूजुअली हम ये सारी कंट्रीज फॉलो करते हैं. राइट. एंड साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस. हर सेंस में साउथ एशिया में डाइवर्सिटी देखी जाती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ मल्टीपल डाइवर्सिटी. राइट. सो डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियंस, मतलब जहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स, मतलब बहुत सारा रिलीजियंस. राइट. तो साउथ एशिया के अंदर मतलब एवरी सेंस में डाइवर्सिटी को देखा जाता है. एंड येट कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियो पॉलिटिकल सेंस. और हर रीजन का अपना पॉलिटिकल सेंस है, आई मीन पॉलिटिकल सिस्टम. जैसे बात करें साउथ एशिया के ओवरऑल कंट्रीज़ की, तो हर कंट्रीज़ का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम है. बट डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस, कई सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश. राइट. देखिए, कई सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी श्रीलंका और इंडिया ने सक्सेसफुली ऑपरेट कर लिया था डेमोक्रेटिक सिस्टम को आज़ादी के टाइम से, मतलब जिस टाइम आज़ादी मिली उसी टाइम से. राइट. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस सिंस 15th of August 1947 एंड श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस 1948. राइट. बट इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी श्रीलंका और इंडिया ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन कर लिया था. राइट. दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड. एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस बोथ मतलब दोनों रूल्स, सिविलियंस भी और मिलिट्री रूलर्स भी. राइट. पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मतलब लगभग दोनों रूल को एक्सपीरियंस कर लिया था, चाहे वो मिलिट्री रूल हो चाहे वो सिविलियन रूल्स हो. सिविलियंस में डेमोक्रेट्स होते हैं, मिलिट्री रूलर आपको पता ही है, मिलिट्री रूल जब चलता है तो मिलिट्री जनरल वगैरह ये सब होते हैं. सो विद बांग्लादेश रिमेनिंग अ डेमोक्रेसी इन दी पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड. बांग्लादेश में डेमोक्रेसी जो सक्सेसिव हुई थी वो कोल्ड वॉर पीरियड के बाद हुई थी. पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड का मतलब है कोल्ड वॉर एरा के बाद, इन द ईयर 1991. राइट. सो पाकिस्तान बिगेन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड with successive democratic government under Benazir Bhutto. This is point to be noted. राइट. पाकिस्तान में जब कोल्ड वॉर पीरियड एंड हुआ था तो ठीक है, उसी टाइम पर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसिव अंडर बेनजीर भुट्टो के देखा गया था. मतलब बेनजीर भुट्टो के अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दोबारा से 1988 में आ गई थी. राइट. सो इट सफर्ड अ मिलिट्री कूप इन 1999. स्टिल पाकिस्तान में 1988 के बाद दोबारा से मिलिट्री कूप हुआ. अब मिलिट्री कूप हुआ तो भाई दोबारा से वही मिलिट्री जनरल आएंगे एंड हैज़ बिन रन बाय अ मिलिट्री रिजीम सिंस देन. राइट. अब जब 1988 में बेनजीर भुट्टो ने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया, सो 1988 से 1999 तक तो सब कुछ ठीक चला. बट 1999 में दोबारा से वही मिलिट्री रूल स्टार्ट हो गया बाय परवेज मुशर्रफ. राइट. ऑल्दो अभी हम पढ़ेंगे लीडरशिप्स वगैरह, बट दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. राइट. टिल 2006 तक नेपाल अ सक्सेसफुल पॉपुलर अपराइजिंग लेड टू द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की.
मतलब 2006 तक तो नेपाल में जो पॉपुलर स्ट्रगल चल रहा था ना डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन को लेके, सो नेपाल 2006 के बाद उस चीज़ को ख़त्म करने में सक्सेसफुल हो पाया था, राइट। मतलब डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में सक्सेसफुल हो पाया था नेपाल, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही थी उसको प्रॉपर एबॉलिश करके डेमोक्रेसी को लाने में आफ्टर 2006 नेपाल सक्सेसफुल हो पाया था। फाइनली 2008 से डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो पाई थी नेपाल की। बट आपको पॉइंट याद रखना है, राइट। भूटान एंड मालदीव्स तो फिलहाल अभी इस साल के सिलेबस में नहीं आ रहा है, बट आप फिर भी स्क्रीनशॉट लेकर इस चीज़ को नोट कर लेना और याद कर लेना कि कौन सा क्या सिस्टम वगैरह ये सब, राइट। सो लेट्स बिगिन। अब हम पॉलिटिकल सिस्टम को समझेंगे। साउथ एशिया में 4 मेजर कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है और फुल चैप्टर इसी के बेस्ड है, राइट। अगर आपको 4 कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं पता है तो आप बिल्कुल चैप्टर में लैग कर रहे हो, राइट। ध्यान से आपने समझना है। अब सबसे पहले हम समझेंगे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, मतलब यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से चल रहा था, राइट। सो बात करते हैं द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की, मतलब मिलिट्री वर्सेस डेमोक्रेसी की, राइट। सो सबसे पहले जनरल अयूब खान जी आते हैं 1958 में एज अ मिलिट्री जनरल। ही टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री के सारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ये टुक ओवर कर लेते हैं, एंड देन इलेक्टेड हिमसेल्फ, अपने आप को इलेक्ट करवा लेते हैं, राइट। गेव अप ऑफिस वेयर देयर वॉज डिससेटिस्फेक्शन, राइट। ये मतलब इनका जो रूल था बेसिकली 1968 तक चला था, बट 1968 के बाद ऐसा हुआ कि मतलब ये अपनी पोजीशन से ना खुश हो पाए और कंट्री में सिस्टम कंटिन्यू नहीं कर पाए, राइट। सो दैट्स वाई इनकी जगह जनरल याहिया खान आते हैं, मिलिट्री रूलर नंबर 2, राइट। सो मतलब 1958 से 68 तक तो अयूब खान थे, बट 1968 से 1971 तक सेकेंड मिलिट्री रूलर थे, दैट इज याहिया खान। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग हिज टाइम, इनके अपने टाइम पीरियड में पाकिस्तान फेस्ड बांग्लादेश क्राइसिस 1971। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। ये जो सेकेंड मिलिट्री रूलर थे इनकी लीडरशिप के अंडर पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्राइसिस फेस किया, और ये जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है मिलिट्री टेक ओवर वंस अगेन इन 1977, तो इसका मतलब ये है कि 1968 से 71 तक तो याहिया खान जी थे, राइट, सेकेंड मिलिट्री रूलर। 1971 से 77 तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, और 77 में अगेन मिलिट्री रूल वंस अगेन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो आपने दोनों के बीच एक ही डिफरेंस समझना है, दोनों का ईयर याद होना चाहिए और दोनों का रूल, राइट। और सेकंड जो मिलिट्री रूलर थे ही फेस्ड बांग्लादेश क्राइसिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। थर्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई जुल्फिकर अली भुट्टो के अंडर 1971 से 77 तक, एंड दिस इज पॉइंट टू बी ऑल्सो नोटेड। 77 से 77 तक जुल्फिकर अली भुट्टो आ गए, और 77 में अगेन जुल्फिकर अली भुट्टो को हटा के जनरल जिया उलक आ गए। अब ये जो जनरल जिया उलक हैं ये मिलिट्री रूलर हैं, यहाँ पर लिखा था ना कि मिलिट्री टेक ओवर वंस अगेन इन 1977, तो यही पर्सन है, यही मतलब मिलिट्री रूलर है जो अगेन सारा सिस्टम अपने अंडर में ले लेते हैं, और इनकी लीडरशिप के अंडर प्रो डेमोक्रेसी फेस करता है पूरा पाकिस्तान, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982 से। मतलब प्रो डेमोक्रेसी कब से स्टार्ट होता है, 1982 से, राइट। दिखती बात है कि भाई लोग डेमोक्रेसी को बिल्कुल चाह रहे हैं, उसके लिए वो मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राइट। तो जब 1988 देखते देखते आ जाता है और 88 में अगेन डेमोक्रेसी स्टार्ट हो जाती है, राइट, अंडर दी बेनजीर भुट्टो। तो आपने ना यहाँ पर खेल समझना है कि किस तरीके से मिलिट्री वर्सेस डेमोक्रेसी के बीच लड़ाई चल रही थी, राइट। कोई सिस्टम टिक नहीं पा रहा था, राइट। सो अगेन 1988 से डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई, और ये डेमोक्रेसी 1999 तक तो बहुत अच्छी चलेगी, राइट। जब बेनजीर भुट्टो वाली गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई अगेन 1988 में, सो ड्यूरिंग दिस टाइम पाकिस्तान पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
एंड द मुस्लिम लीग। इनके टाइम पीरियड में पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी वो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के अराउंड थी। इसको नोट कर लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना, राइट। एंड देन 1988 से लेके 1999 तक तो सब कुछ ठीक चला, बट 1999 में दोबारा आर्मी स्टेप इन अगेन, मतलब दोबारा मिलिट्री रूल स्टार्ट हो गया। अब आप अपने मन में सोच रहे होगे कि इस टाइम पर मिलिट्री रूलर कौन था? जनरल परवेज मुशर्रफ। अब इन पर्सन ने, इन मिलिट्री रूलर ने पीएम नवाज शरीफ को रिमूव करके, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बेनज़ीर भुट्टो ने आफ्टर 1988 नवाज शरीफ को पीएम डिक्लेयर किया था और 1999 में दोबारा मिलिट्री कूप हो गया और पीएम नवाज शरीफ को रिमूव कर दिया इन पर्सन ने, राइट। फिर दोबारा 2001 में जो इलेक्शंस हुए, मतलब अपने आप को एज एन प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया जनरल परवेज मुशर्रफ ने। सो 1999 से 2008 तक तो आर्मी रूल चला, मिलिट्री रूल, बट फाइनली 2008 के बाद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश सही तरीके से हो पाई थी। दिस वॉज ऑल अबाउट दी डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, लाइक करो और ये वाली जो वीडियो है शेयर हो जानी चाहिए, राइट। इसी तरह से मैं आपके लिए क्लास 12 पॉल साइंस में वन शॉट रिवीजन शॉर्ट नोट्स के साथ लेकर आऊँगा जो आपको पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझने में हेल्प करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू फेलियर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आखिरकार वजह क्या थी जिस वजह से पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्टिन्यूसली फेल होती जा रही थी? फैक्टर्स तो होगा ना, अब बच्चा पढ़ता नहीं है तो फेल होगा। रीज़न, भाई लिख के नहीं आया, अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, राइट। सो फर्स्ट फैक्टर इज दैट सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी, लैंड होल्डिंग, एरिस्टोक्रेसी। वहाँ के समाज में जो दबदबा था वो मिलिट्री रूलर्स का था, क्लर्जी, लैंड होल्डिंग मतलब लैंड होल्डर, लैंड लॉर्ड्स, जमींदारी सिस्टम, एरिस्टोक्रेसी, राजा वगैरह टाइप से, राइट। एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ हुआ, हैज़ मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल, जिस वजह से वहाँ का जो मिलिट्री ग्रुप्स था वो बहुत पावरफुल बनता चला गया, राइट। एंड दस डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, राइट। इस वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, राइट। सो इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट बनना, प्रो मिलिट्री ग्रुप का स्ट्रांग होना डेमोक्रेसी को फेल करने के बराबर है, राइट। मतलब सिस्टम बिल्कुल भी नहीं अच्छे से टिक पा रहा है। एंड एक रीज़न और था, लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान। इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था कि उस कंट्री में, किस कंट्री में, पाकिस्तान कंट्री में डेमोक्रेटिक रूल चले। वाई? फॉर एग्जाम्पल यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज, ये दोनों मतलब एरिया थे, यूएस ऑल्सो हैव इंक्रीज द मिलिट्री रूल फॉर देयर ओन रीज़न। यूएस ये चाहता था कि पाकिस्तान में आर्मी रूल ही रहे, मिलिट्री रूल ही रहे, उसका अपना रीज़न था, अपना कारण था। क्या? ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। दिस इज़ द की टर्म्स, इसे आप जल्दी से अंडरलाइन कर लेना। अगर आपके पास हमारी बुक है तो आप अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे नोट्स मिल ही जाते हैं, राइट। बट फिर भी अगर कोई बच्चा हमारी इस बुक को परचेस करना चाहता है, डिटेल बुक्स और ये वाले शॉर्ट, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। डेमोक्रेसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ऊपर से वेस्टर्न इंटरेस्ट वेस्ट एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर हैज़ बीन सीन एज दी प्रोटेक्टर। भाई ये तो बात अलग ही चल रही है, राइट, जो मिलिट्री रिजीम थी पाकिस्तान के अंदर, सिंपल। सो दिस वाज दी फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू फेलियर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आई होप आपको समझ आ रहा है और मज़ा आ रहा है, राइट। सो अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश की। बांग्लादेश की डेमोक्रेसी कैसे चलती है? बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। देखिए 1947 से 1971 तक बांग्लादेश, यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान कर लेना क्योंकि पहले बांग्लादेश से वो ईस्ट पाकिस्तान था।
यहाँ से यहाँ तक, दिस ईयर से दिस ईयर तक वो इसी का पार्ट था। कंजेस्टेड एरिया ऑफ बंगाल एंड असम। ईस्ट पाकिस्तान जो कंजेस्टेड था, जो मतलब जिन एरिया से मिलकर बना था, वो बंगाल और असम इन दो रीजन से मिलकर बांग्लादेश बना है। मतलब कुछ एरिया यहीं से लिया गया है, राइट। ईस्ट पाकिस्तान था पहले, बाद में वही बांग्लादेश बन जाता है, राइट। ये 1-1 मार्कर क्वेश्चन है। अब हम समझेंगे रीजंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से सेपरेट होने का कारण क्या था कि ईस्ट पाकिस्तान इसी वगैरह। रीजन समझेंगे कि क्या मतलब रीजन था पाकिस्तान से सेपरेट होने का। फर्स्ट रीजन था डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान। ज़्यादा दबदबा किसका चल रहा है? वेस्टर्न पाकिस्तान का। इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान में इम्पोज करना चाह रहे थे उर्दू लैंग्वेज को, उर्दू कल्चर को। अनफेयर रिप्रेजेंटेशन देखा जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर, ना ही उनको राइट्स दिए जा रहे हैं, ना ही उनका कोई पॉलिटिकल सिस्टम है, राइट। तो इस तरीके से सफ़र कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान वाले। दैट्स वाई कि उनकी मतलब एक डिमांड थी कि हमारा जो जोन है, एरिया है ईस्ट पाकिस्तान, वो बांग्लादेश नेशन में बने, राइट। सो शेख मुजीबुर रहमान जी का भला हो, उन्होंने पॉपुलर स्ट्रगल करा अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन, राइट। 1970s के इलेक्शन में अवामी लीग पार्टी बनाई, लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान, वन ऑल सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान। सारी सीट्स इन्होंने जीत ली, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। प्रपोज्ड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि भाई पूरे मतलब जो पाकिस्तान है हमारा, ईस्ट पाकिस्तान, इनकी अपनी असेंबली होनी चाहिए, अपना पार्लियामेंट होना चाहिए। और वेस्ट पाकिस्तान लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्वे द असेंबली, मुजीब वॉज अरेस्टेड। भाई जब उन्होंने प्रपोजल रखा कि उनकी अपनी असेंबली होनी चाहिए, तो वेस्ट पाकिस्तान ने मना कर दिया। फिर से ताली बजाओ। उसी के बाद मुजीबुर रहमान को अरेस्ट भी करा लिया। अब जब ये सब कुछ हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान से लोग माइग्रेट होने लगे, 1000 लोग मार भी दिए गए भाई पाकिस्तान। आर्मी एंड दिस ईयर टू वॉर इन 1971 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट एंडेड इन द सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस इन ईस्ट पाकिस्तान। इस पूरी लाइन को मैं एक छोटी सी लाइन से समझाऊंगा। देखिए, जब मुजीबुर रहमान जी अरेस्ट होते हैं, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान से लोग इंडिया में माइग्रेट होके आते हैं। अब इंडिया का क्या कर देता है भाई, उनका सपोर्ट कर देता है, राइट। अब जब इंडिया सपोर्ट करता है तो वेस्ट पाकिस्तान को ये बात पचती नहीं, डाइजेस्ट नहीं होती। उसी के बाद इंडिया और पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट हो जाता है। ऑल्दो जीतेंगे तो हम ही, सिंपल। तो जब हम जीते तो 1971 दिसंबर में ये वॉर एंड होती है, और जैसे ही इंडो पाक वॉर एंड होती है, वैसे ही पाकिस्तानी फोर्सेस सरेंडर कर देती है और ईस्ट पाकिस्तान एंड फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उसी के बाद ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है बांग्लादेश के नेम से। आई होप आपको मज़ा भी आ रहा है और समझ भी आ रहा है। तो कमेंट चलने चाहिए बस, जितने ज़्यादा अच्छे कमेंट चलेंगे उतना आपके लिए मैं मतलब बहुत जल्द वन शॉट रिवीजन लाता रहूँगा, जो आपके हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड्स में, ऑल्सो बोर्ड्स में इतने हेल्प करेंगे कि बस, बाकी आप बस देखो, उसके बाद ऑटोमेटिक पता चलेगा मैं क्या ही बोलूँ। सो अब हम बात करते हैं नेपाल की। भाई नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट। बहुत पहले नेपाल एक हिंदू का बहुत बड़ा राज्य होता था, राइट, राजाओं का राज्य। बट लेटर चेंज इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर मैनी ईयर्स। कुछ सालों के लिए मतलब वहाँ पे जब बदलाव हुआ तो वहाँ का जो रूल इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, जो मतलब रूल चलता है वो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राइट। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से कुछ लोग बहुत परेशान हो गए, राइट। तो भाई मूवमेंट चलता रहा, राइट, प्रो डेमोक्रेसी। सो किंग एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ के राजा द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992 आफ्टर स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। देखिए, देखते देखते जब प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट लंबे समय तक चलता है तो यहाँ के राजा 92 में न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जब ये एक्सेप्ट करते हैं तो भाई थर्ड कम्युनिटी आती है, दैट इज माओइस्ट। अब माओइस्ट आते हैं तो मतलब ट्राइंगुलर कन्फ्लिक्ट हो जाता है तीनों के बीच। देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट अमंग द डेमोक्रेट्स, माओइस्ट, मोनार्किस्ट। अब ये राजा सोच रहा है मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करके, बेटर यही था कि मैं ना करता, मैंने करा और ट्राइंगुलर कन्फ्लिक्ट हो गया तीनों के बीच, राइट, विच लेड टू द एबॉलिशन ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट इन 2002 बाय द किंग। जब ये चीज़ होते रही तो 2002 में दोबारा किंग ने अपनी पावर को रिस्टोर कर लिया कि भाई तुम जाओ, उधर जाओ,
अब मैं दोबारा किंग रूल रिस्टोर कर रहा हूँ। लेकिन भाई हम शांत नहीं बैठेंगे। आफ्टर अ प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगेन इन 2006 दोबारा प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चला और 2006 तक चलता है। फिर किंग वॉज फोर्स टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, राइट। स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना, टिल 2006 तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चली थी। लेकिन जिस तरह से अपराइजिंग मूवमेंट वगैरह ये देखा जा रहा था, फिर दोबारा राजा ने बोला ठीक है भैया एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइनली 2008 में तो पक्की तरीके से डेमोक्रेसी आ गई और 2015 में बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था नेपाल गवर्नमेंट ने। दिस वॉज ऑल अबाउट द नेपाल। एंड अब श्रीलंका को समझेंगे, फोर्थ कंट्री यही है। श्रीलंका में तो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, एथनिक कन्फ्लिक्ट तो चला ही है बिटवीन सिन्हालास एंड तमिल्स, राइट। द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ श्रीलंका वॉज डिस्टर्ब्ड। यहाँ का डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत डिस्टर्ब था बिकॉज बाय द एथनिक कन्फ्लिक्ट अमंग द सिन्हालास एंड तमिल ओरिजिन पीपल। सिंपल, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सिन्हालास बिलीव द रीजन ऑफ सिलोन, बिलीव करते थे कि जो सिन्हालास पीपल हैं उन्हीं को ही मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंस मिलेगी और उन्हीं की सुप्रीमेसी रहेगी, नॉट टू दी तमिल्स ओरिजिन्स इन इंडिया, राइट। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि सिलोन, सिलोन कहते थे श्रीलंका को, राइट। सिन्हालास जो हैं मतलब इन्हीं की इंपॉर्टेंस रहेगी और जितने भी सिन्हाला पीपल हैं ओनली एंड नॉट टू दी तमिल्स, राइट। इस पॉइंट को ध्यान रखना। मतलब इन शॉर्ट आपने ये समझना है, सिन्हालास को 1956 में गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने ऑफिशियली भी तो रिकॉग्नाइज कर दिया था, सिंपल। बट तमिल्स लोगों ने भाई बहुत स्ट्रगल करा, दाग देनी पड़ेगी। इनफैक्ट दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ LTTE। कई बार इसकी फुल फॉर्म बेस पर क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से फुल फॉर्म कर लेना। ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग के 3 चीज़ सही होगी, तमिल एलम की जगह ए आ जाएगा, यहाँ पर ई की जगह, तो ये अच्छे से याद कर लेना बच्चों, राइट। तो ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, ये तमिल्स ने बनाया ताकि विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन क्या पता उन्हें भी रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एंड अकॉर्ड विद श्रीलंका। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अकॉर्ड साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया श्रीलंका के साथ एंड सेंट ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल। उन्होंने ट्रूप्स सेंड करे, ट्रूप मतलब सैनिक, ताकि श्रीलंका गवर्नमेंट और तमिल्स इन दोनों के बीच रिलेशन स्टेबलाइज हो सके, राइट। उसके लिए श्रीलंका मतलब रिलेशन स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्ड साइन करती है एंड ट्रूप्स को भेजती है ताकि श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड तमिल्स के बीच रिलेशंस स्टेबलाइज हो सके, राइट। इवेंचुअली द इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद द LTTE। इंडियन आर्मी ने फाइट वगैरह करी, लेटर ऑन द इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, बाद में मतलब पीस कीपिंग फोर्सेस भी उतार दी श्रीलंका के अंदर, वॉज कॉल्ड आउट ऑफ श्रीलंका इन 1989 विदाउट अचीविंग इट सिम्स। कुछ भी अचीव नहीं हुआ भैया, कुछ सब कुछ हर तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश करी कि श्रीलंका में जो तमिल्स रहते हैं उन्हें भी इंपॉर्टेंस मिले, उन्हें भी अधिकार मिले। इनफैक्ट इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भी उतार दी, लेकिन फिर भी कोई अचीवमेंट प्राप्त नहीं हुआ, राइट, रिसीव नहीं हुआ। इन स्पाइट ऑफ द एथनिक कन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी द इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका हैज़ ऑलवेज बिन हाई। यहाँ की जो इकोनॉमी थी ऑलवेज हाई देखी जा रही थी। सो डेमोक्रेसी बेस पर तो चैप्टर ओवर है, आप देख सकते हैं हमने कितनी जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म किया है। एंड अब जो दूसरा पार्ट आता है ना वो रिलेशंस कन्फ्लिक्ट का आता है। इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ क्या टर्म्स थे वगैरह। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव। कन्फ्लिक्ट बहुत सारे थे पाकिस्तान के साथ भी, कश्मीर इशू, राइट, सियाचिन ग्लेशियर, राइट, एक्विजिशंस ऑफ आर्म्स, राइट, इंडस वाटर, तरह तरह के कन्फ्लिक्ट थे। ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इंक्लूडिंग शेयरिंग ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर, इलीगल इमिग्रेशन ऑफ इंडिया, इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया। इंडिया और बांग्लादेश के बीच मतलब मेजरली ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर को लेके भी कन्फ्लिक्ट था। और जो इलीगल इमिग्रेशन हो गई थी ना बांग्लादेशियों की असम की साइड में, मतलब रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएट करना वगैरह, ये सब। बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर अ कॉर्डियल रिलेशन विद ईच अदर, दोनों ने आपस में कॉर्डियल रिलेशन शेयर करे। इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द टू हैव इम्प्रूव्ड, इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन द टू हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली।
इकोनॉमिक रिलेशंस भी इम्प्रूव्ड हुए। नेपाल और इंडिया इन दोनों के बहुत अच्छे मतलब रिलेशन थे, कॉर्डियल, पीपल टू पीपल की कनेक्टिविटी अच्छी थी। नेपाल एंड इंडिया शेयर्स अ फ्रेंडली रिलेशन विथ ईच अदर, बट सर्टेन इशूज, कुछ इशूज थे, लाइक वार्म रिलेशन ऑफ नेपाल विथ चाइना, माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल हैव डिस्टर्ब्ड द रिलेशन। देखो इंडिया ने तो एक्सप्रेस किया था कि चाइना के साथ रिलेशन डिस्प्लेजर है और नेपाल गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, इसलिए इंडिया ने ये चीज़ एक्सप्रेस करी थी, राइट। इनफैक्ट ये तक बोल दिया था कि भाई करो यार, नहीं तो ये माओइस्ट मतलब देखते देखते आंध्र प्रदेश बिहार पूरा नक्सलिज्म फैलाएंगे, ये सब कुछ, राइट। बट उसमें एक चीज़ मतलब इंडिया को बुरी लगी कि नेपाल गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिया हमारे इंटरनल मामले में बहुत इंटरफेयर कर रहा है। तो भाई इंडिया ने बोला ठीक है भैया, इंटरफेयर आप एनर्जी या फिर कोई भी रिवर या फिर कोई भी ट्रेड के लिए तो आप हमारे पास ही आओगे, आपकी तो सारी लैंड लॉक्ड कंट्री है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बट स्टिल बोथ दी कंट्रीज आर टुगेदर ऑन ट्रेड साइंटिफिक कॉपरेशन, दोनों कंट्रीज आपस में आती है, साइंटिफिक कॉपरेशन, ट्रेड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट, आओगे तो इंडिया के पास ही। और इंडिया ने मतलब वेरी स्पेशल रिलेशनशिप इंजॉय किया था भूटान के साथ, डज नॉट हैव एनी मेजर कन्फ्लिक्ट विद द भूटानीज गवर्नमेंट, कोई भी मेजर कन्फ्लिक्ट नहीं था भूटानीज गवर्नमेंट के साथ। पीस एंड कॉपरेशन मतलब पीस को एश्योर करना, कॉपरेशन आपस में तालमेल अच्छा रखना। देर आर सर्टेन इशूज ऑफ कन्फ्लिक्ट अमंग दी साउथ एशियन कंट्रीज, बहुत सारे इशूज थे। द साउथ एशियन कंट्रीज इनिशिएटेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन इन 1985, राइट। इसके अंदर कई सारे रीजन्स आए, सार्क बेसिकली ये बनाई एसोसिएशन आपस में कॉपरेट करने के लिए था। साफ्ता वॉज साइंड इन 2004 बाय दी साउथ एशियन कंट्रीज, साफ्ता भी साइंड होता है साउथ एशियन कंट्रीज के थ्रू, जिसमें फ्री ट्रेड अक्रॉस दी बॉर्डर, मतलब गुड्स की मूवमेंट होगी विदाउट एनी कस्टम ड्यूटी, विदाउट एनी टैक्स, राइट। साफ्ता का एम था लोअरिंग ट्रेड टैरिफ, कम से कम ट्रेड टैरिफ्स लिया जाए बाय 20% बाय 2007। हाउएवर देयर हैज बीन इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मेजर्स वर बीइंग टेकन टू ब्रिंग कॉर्डियल चेंजेस बिटवीन दी कंट्री। मतलब इनफैक्ट इसने ये भी करा कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो भी रिलेशन थे ना उसको कॉर्डियल चेंज करे, मतलब बदला दोनों के बीच के रिलेशन को। चाइना यूएसए रिमेन की प्लेयर इन दी साउथ एशियन पॉलिटिक्स, चाइना यूएसए फिर भी मतलब एक की प्लेयर्स देखे गए साउथ एशियन की पॉलिटिक्स में। दस देर आर ऑल्सो एन आउटसाइड पावर विच इन्फ्लुएंस द रीजन, सही बात है, बहुत सारी आउटसाइड पावर इन्फ्लुएंस करती है साउथ एशियन रीजन में। अच्छा, अगर आपको क्लास समझ आई हो तो फिर से कमेंट कर देना और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।